Hello, welcome friends to this 7th lecture of the second chapter relation and function। ठीक है, तो आज इतना बड़ा क्या बोला मैंने, आज हमारा चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं भैया किताब के सवाल। ठीक है, किताब के सवाल जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, किसकी, फलन के प्रांत की, डोमेन ऑफ फंक्शन, उसकी बात की थी। तो उसके कुछ एक सवाल हमने बहुत सारे कल किए थे, कल महासंग्राम कर रखा है, लेकिन कुछ एक किताब के सवाल, ठीक है, पूरी किताब को मिलाकर आपके पूरे चैप्टर नंबर सेकंड को मिलाकर कुछ एक सवाल है। ठीक है, 10 सवाल तो हमने कल ही फोड़ दिए, लेकिन कुछ एक सवाल इसको है तो हम कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि थोड़ा बहुत चलते वाला है। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है आपके 2.3 का दूसरे सवाल का पहला भाग है। ठीक है ना, क्या है भैया, हमें दूसरे सवाल का पहला भाग दे रखा है जो कि है f(x) = माइनस मोड ऑफ x। ठीक है ना, ये हमें दे रखा है। पहली बात, सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं रिवाइज कर लेता हूं। प्रांत का मतलब क्या होता है भैया, प्रांत जब भी हमें निकालने का बोला जाएगा तो हम यह सोचेंगे कि इसमें x के कौन कौन से हम मान रख सकते हैं, वही इसके प्रांत होंगे। पहली बात। अच्छा, और हम क्या सोचेंगे, और भैया हम यह सोचने के बाद देखेंगे कि कुछ एक इसमें पाबंदियां लग रही है या नहीं लग रही है। कौन कौन सी पाबंदी, कि उसके हर में जो आपका डिनोमिनेटर होता है वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या रूट के अंदर आ गई है तो वो > 0 होनी चाहिए, मतलब 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी पाबंदी क्या भैया, तीसरी पाबंदी यह है कि हमें कैंसिलेशन नहीं करना है। जब भी हमें कोई आपको जैसे कि इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है ना, x+1 का होल स्क्वायर अपॉन x+1, तो हमें यहाँ पर क्या कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, हमें इसको हल नहीं करना, हमको एज इट इज इसको चलने देना है। ठीक है ना, इन तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये आपकी पाबंदी है। और चौथा नियम भी था जो कि क्या था कि अलग अलग आपको फलन दे रखे होते हैं, तो उन सभी फलनों के प्रांत निकाल कर उन सब का हम सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इतना हमने कल पढ़ रखा था और बहुत सारे सवाल भी किए थे। अब यहाँ पर आ जाइए सवाल में, आपको बोला है कि आप इस मोड ऑफ माइनस का मोड ऑफ एक्स का आप निकालिए प्रांत। ठीक है, हम क्या सोचेंगे कि भैया इसमें कौन कौन से x के कौन कौन से मान आप रख सकते हो। ठीक है, यह सोचेंगे। ठीक है, देखो मोड हमने बेसिकली मोड का जो बेसिक होता है ना, वो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। ठीक है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, उस पूरे लेक्चर को, पूरी सीरीज को देख लीजिए। और अगर नहीं देखी तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, पूरा ये आपका मोड है ना, जिसको हम बोलते हैं आपका मापांक फलन, इस पूरे को अच्छी तरीके से इसकी सभी प्रॉपर्टीज वगैरह हम अभी आने वाले जो लेक्चर नंबर 8 होगा ना, उसमें पढ़ने वाले बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर तो थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा लीजिए, अगर आपने बेसिक मैथ पढ़ रखी है तो। भैया मोड क्या चीज़ होता है, मोड एक ऐसा मशीन होता है जिसके अंदर हम कुछ भी रखो ना तो बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। कुछ भी, देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो मैं आपको डेफिनेशन बोला है ना, जो आपको बात बोली है ना, उसमें भी कुछ भी आ गया, मतलब आप यहाँ पर कोई भी रख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, और मोड एक्स आपका ना तो हर में है, ना तो डिनोमिनेटर में है, और नहीं इसके ऊपर क्या है, रूट है। तो हम यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं रखेंगे और सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर। कुछ भी रख सकते हो, कोई भी वास्तविक संख्या आप रख सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको यह थोड़ा बहुत समझ में न आया हो, और क्योंकि नहीं आने का कारण आपका यही हो सकता है कि आपने बेसिक मैथ में मोड को नहीं पढ़ रखा है, या फिर आप मोड को जानते ही नहीं हो कि मोड जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो हम आगे पढ़ लेंगे। और आपके लिए एक सलाह यही है कि आप जहाँ कर क्या कर लीजिए, बेसिक मैथ के उस सवाल को, उस आपकी सीरीज को देख लीजिए। ठीक है, जो कि आपकी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अब आपका दूसरा सवाल है भैया, क्या है, 9 - x², इसका आपको प्रांत निकालना है। हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पर x² है। ठीक है ना, अब यह अंश में हर में कुछ नहीं, हमें तो भैया यही दिख रहा है कि 9 - x² है ना, वो अंडर रूट के अंदर आ गया है। ठीक है, किसके अंदर आ गया है, वर्गमूल के अंदर आ गया है। और अगर ये वर्गमूल के अंदर आ गया है तो इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर आ गए हम, देखिए फटाफट आपको समझ में आ जाएगा कि 9 - x² > 0। ठीक है, इतना समझ में आता है। अच्छा, इसको हल कर दीजिए। हल किया तो क्या आ जाएगा, देखिए -x² > -9। ठीक है, अब हम माइनस से गुणा कर लेते हैं दोनों तरफ। जब हमने माइनस से दोनों तरफ गुणा किया, ठीक है, तो क्या हो जाता है, निशान भैया चेंज हो जाता है। ये तो हमने कहाँ पर पढ़ रखा है, बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स आपको हर जगह देखने को मिलेगी, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको इसको देख कर हल कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर नहीं कर सकते तो इस तरीके से कीजिए, x²,
ठीक है, -9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर देखिए स्टेप्स को बढ़ाना नहीं है, मैं शॉर्ट में आपको करके बताता हूँ, ठीक है ना। मैं सोच रहा था आपको शायद बेसिक मैथ का थोड़ा डाउट हो, देखिए शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे को माइनस से गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। चलो माइनस से गुणा कर लिया तो क्या हो जाएगा भैया, x² -9 हो गया ना, ठीक है। निशान बदल जाएंगे और यहाँ पर ये जो निशान है वो चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, समझ गए ना। हाँ भैया समझ गए। अच्छा अब इसके टुकड़े कर दो, क्या है भैया, x² -a², जो कि क्या होता है x + a × x - a। बिल्कुल भैया समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा a की जगह क्या हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका मूल क्या निकला भैया, -3, और इसका शून्य क्या निकला, +3, ठीक है। अब इसको हमें संख्या रेखा पर बताना पड़ेगा। ये आपने बता दिया -∞ +∞, ये आपका -3 हो गया और ये आपका हो गया +3। अब देखिए भैया +3 से हम ज़्यादा गए, ठीक है। +3 से ज़्यादा भैया, जैसे कि मान लो आपने ले लिया 5, तो 5 - 3 भैया 2 होता है, जो कि होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पर 5 + 3 8 होता है, जो कि पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आने वाला है। -3 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो आपके मन से, 0 ले लिया, सस्ता सुंदर टिकाऊ, ठीक है। तो हमने 0 ले लिया, तो 0 - 3 जो कि क्या आएगा, -3 जो कि होता है नेगेटिव, ठीक है। 0 + 3 +3 जो कि होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव भैया नेगेटिव हो जाएगा। अब 3 से कम लिया तो यहाँ पर मान लीजिए -5 लिया, तो यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कौन सा भाग लेने को बोला है भैया, हमें बोला है कि <0, ठीक है ना। यह आपको लेने का बोला है, मतलब आपको नेगेटिव भाग लेने का बोला है, ठीक है। तो ये वाला नेगेटिव भाग है, ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ठीक है, बराबर का साइन भी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल लगा लेंगे, ठीक है ना। भरे हुए बोल सकते हैं कि वृत्त लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से x का मान हो जाएगा -3 से +3, ठीक है ना। अब ये हमने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल आ रखे है, भरे हुए वृत्त आ रखे है, तो हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा लिया। ये है इसका आंसर। आ गया समझ में, बिल्कुल अच्छे से आ गया है भैया। आप समझाओ और हमें समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो तो ये भी आपका हो गया। दूसरा सवाल हो गया क्या, बिल्कुल ये आपके एक्सरसाइज 2.3 का दूसरे सवाल था, ठीक है ना। आप जाकर देख सकते हो, आपने इसको बड़े ही आराम से कर दिया है। इसके परिसर निकालने के भी है, तो वो हम जब परिसर निकालना पड़ेंगे ना, तब हम इसको वापस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आपका एक्सरसाइज 21, ठीक है ना, एग्जाम्पल 21 दे रखा है 21वां, आप जाकर देख सकते हो आपके बुक में, वहां पर यह सवाल दे रखा है। क्या है, हमें दिया है भैया f(x) = x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। हमें क्या निकालना भैया, इसका प्रांत निकालना है। क्या निकालना है, प्रांत। हाँ इतना भी समझ में आता है हमें, ठीक है। अब प्रांत निकालना तो हम क्या सोचेंगे कि इसमें x के कौन कौन से मान रख सकते हैं, क्या आपको समझ में आता है, बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए ये वाला पूरा भाग है ना, देखिए कैसे सोचा जाता है। ये वाला पूरा भाग तो अंश में बैठा है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 आएगा तो चलेगा, ठीक है। कल हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अच्छा पहली बात तो पहले पाबंदी तो नहीं लगे। दूसरी पाबंदी ये है कि क्या इसके ऊपर अंडर है क्या भैया, अंडर नहीं दिख रहा है हमें, मतलब यहाँ पर कोई भी आप मान रख सकते हो और हमें काटना तो है ही नहीं, उसके लिए तो आप गजनी बन जाओ, बन गए ना, ठीक है। अच्छा ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको तो हमने, इससे तो हमें लेना देना नहीं है, इसका नाता तोड़ दिया। अब आगे हमारे नीचे ये, ठीक है, x² - 5x + 4, ठीक है। अब ये देखिए आपका का, इसने आपको देखा तो आपको पता चला, अरे ससुरा ये तो कहाँ बैठा हुआ है, ये तो आपके हाई में बैठा हुआ है, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है। x का मान हम बाकी सब कुछ ले सकते हैं, और बाकी सब कुछ ले सकते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब हमारी जो डेली लाइफ की गणित है ना, उसमें हम बोलते हैं कि वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो इसको क्या नहीं होना चाहिए, x² - 5x + 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको मन में हमें क्या मान लेने का है, इक्वल टू है, ऐसे मान लेने का, ठीक है। हमें कंफ्यूज नहीं होने का है कि क्या लिख रखा है, कुछ ऐसा, ठीक है। मान लो कि ये इक्वल टू है, ठीक है। तो इसको हमें हल करना आता है, इसको फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा भैया, -4x -x + 4 -4 और -1 का गुणा किया तो +4 आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो -5x आ गया। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे कंफ्यूज होने का नहीं है, मन में मान लेने का कि यह बराबर है और बाहर क्या लिखने का बराबर नहीं है, जैसे कि हम करते हैं कनो लड़के में। क्या करते हैं, कनो लड़के। अच्छा थोड़ी सी मैं आपको इंग्लिश सिखाऊँ, ठीक है, थोड़ी सी देख लो, कनो लड़के, ठीक है ना।
तो जब भी आपको बोला जाता है कि नॉलेज की स्पेलिंग लिखो तो हम अपने आप में मन में तो क्या बोलते हैं, कनोलेडिके, क्या बोलते हैं, कनोलेडिके, लेकिन है क्या ये नॉलेज, ठीक है ना। तो ये थोड़ा फन फैक्ट है, याद रखना, ठीक है ना। तो ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या लीजिए, अच्छा यहाँ से आपने x कॉमन लिया ना, ठीक है, x कॉमन लिया तो x -4 आ गया, यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x -4, ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला भैया, x -4 इंटू x -1 इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला कि x का मान 4 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और x का मान -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ से x का मान 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल लिया कि x -4 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और x -1 भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x 4 के इक्वल नहीं होगा और x अब यहाँ से 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है भैया। तो हमें समझ में आ गया कि हम x का मान कोई भी रख सकते हैं लेकिन 2 मान नहीं रख सकते, कौन कौन से, 4 और 1। अच्छा ये क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि मान लीजिए इनमें से कोई एक मान रख लीजिए, हमने रख लिया एक यहाँ पर रख कर देखो, ठीक है, x स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 -5 इंटू 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 - 5 कितना आता है, 0, ठीक है। अब अगर हर में 0 आ गया तो ये तो अपरिभाषित हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है ना। इसका मतलब हम यहाँ पर x 1 नहीं रखेंगे। अच्छा अपरिभाषित होता है ये भैया कौन सी नई टर्म, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो भैया गणित कहती है कि जब भी हर में 0 आ जाए ना उसको हम मानते ही नहीं, ये पता नहीं कौन सा है, उसके लिए हम गजनी बन जाते हैं, मतलब उसको हल किया ही नहीं जाता है। टोटल मिला के सीधी सी बात यह है कि हर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम x कुछ भी रख सकते हैं सिवाय किसको छोड़कर, 1 और 4 को छोड़कर। तो हम लिखेंगे r -1, 4 लिख लिया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो ये काम भी हमारा हो गया है। ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 21 आपके विविध प्रश्नमाला का, आप जाकर देख सकते हो। अब एक और विविध प्रश्नमाला देखिए, पूरा आपका सेकंड चैप्टर मैंने करा लिया और उस पूरे सेकंड चैप्टर से 1, 2, 3 और 4 सवाल मिले हैं और इससे अच्छे से सवाल तो हमने कल फोड़ रखे हैं, किए है ना, बिल्कुल ठीक है। अब आप चाहे बुक उठाकर कोई सी भी देख सकते हो, जेई की लगभग मेंस लेवल के तो लगभग मैंने करा लिया, ठीक है। एडवांस के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है लेकिन मेंस लेवल तक तो मैंने आपको अच्छे से ही करा रखा है, ठीक है। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 3 की, जो आपकी विविध प्रश्नमाला में तीसरा सवाल है, ठीक है। क्या है भैया, ये हमें दे रखा है कि f(x) है ना, वो क्या है, x स्क्वायर। अब तो आप इसको वीडियो पॉज कर भी देख सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, 2x अपॉन x स्क्वायर -8x प्लस का 12, ठीक है ना। यही है x स्क्वायर -8x प्लस का 12, ठीक है भैया। कुछ भी हो जाए ना, अंश का तो हमें देखना ही नहीं है, अंश में क्योंकि उसके ऊपर रूट है ही नहीं तो हमें देखने की जरूरत है ही नहीं। ये है ना, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस हमें तो ये पता है, कोई भी हो सकता है लेकिन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ये लो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए भैया, इन दोनों का ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणा 12 आना चाहिए और जिनका बोल सकते हैं कि एडिशन -8 आना चाहिए। क्या हो सकता है भैया, ये हो सकता है आपका -6 -2 हो सकता है ना, बिल्कुल ठीक है। तो आपने लिख लिया x स्क्वायर -6x -2x प्लस का 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने x कॉमन लिया था, x -6 2 इंटू x -6 वापस यहाँ पर आ गया, ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या मिला भैया, x -6 इंटू x -2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ में आता है, ठीक है। यहाँ से हमें यह मिलता है दोस्तों कि यहाँ से x का मान 6 हो जाएगा और x का मान यहाँ से हो जाएगा 2, मतलब यहाँ से भैया हम ये बोल सकते हैं कि x है ना 2 और 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है। दोस्तों क्या आपको ये बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है। तो यहाँ से भैया डोमेन हम कुछ भी बोल सकते हैं, डोमेन कुछ भी हो सकती है, सिवाय क्या नहीं होना चाहिए, सिवाय इस 2 और 6 को छोड़कर, ठीक है ना। इतना समझ में आता है और ये है हमारी किताब के सवाल। तो आपके हो गए किताब के सवाल। तो अब हम बात करते हैं फलन के प्रकार की, ठीक है। चलिए लो, तो ये रहे आपके सभी टाइप्स ऑफ फंक्शन, पूरे 11 तरह के फलन है। आपके बुक में 3, 4 या 5 इतने दे रखे होंगे, हम पूरे 11 तरह के फलनों को पढ़ने वाले हैं। इसको देखकर पीछे बैठा मुन्ना बोला, अरे सर जी इतने सारे कौन पढ़ेगा। हाँ भैया इतने सारे पढ़ने पड़ेंगे, किसके लिए बैठे हो, जेई के लिए, ठीक है। इतने सारे पढ़ने पड़ेंगे, फटाफट हो जाएंगे, 2, 3 या 4 लेक्चर में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आप है ना, देखिए मैं आपको थोड़ी सी ज्ञान दे देता हूँ कि आपका ये जो चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन, ये 11th में भी है और ये 12th में भी है, ठीक है ना। तो आप ऐसा समझिए कि आप इस समय 11th और 12th दोनों की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो 12th में है ना उसका मैक्सिमम पार्ट हम अभी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। 12th में जाकर थोड़े बहुत बाकी रह जाएगा, वो हम 12th में देख लेंगे, बाकी तो ये आपका काम हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब आज हम है ना
लगभग यहाँ इस कांस्टेंट फंक्शन तक पढ़ने वाले हैं और यह थोड़ा सा आपका थ्योरी वाला भाग है, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी वाला भाग है। तो आपका धैर्य, अंदर जो बैठा हुआ कीड़ा है ना उसको शांत रखना और बस नोट्स बनाते जाना और समझते जाना, ठीक है ना। आज थोड़े बहुत क्वेश्चन कम होंगे लेकिन ठीक है ना, क्वेश्चन करने के लिए हमें बेस बनाना पड़ेगा और बेस बनेगा यहाँ से। सबसे पहले बात करते हैं भैया पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। किसकी बात करते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है भैया। पॉलिनोमियल फंक्शन है वो होता क्या है? सबसे पहले इसको तो हम बहुपद फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद फलन, ठीक है। अच्छा भैया ये होता क्या है ये बता लो भैया। आज तक हम जो फलन पढ़ते आए ना उसको हम पॉलिनोमियल फलन, बहुपद फलन ही कहते हैं। क्या बात करते हो भैया? जैसे कि देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्या यह पॉलिनोमियल फंक्शन है? बिल्कुल भैया बहुपदीय फलन है, ठीक है। बस जानकारी आपको दे रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का एक्स की पावर 4 प्लस का 6x 67 एक्स की पावर 17 या फिर 9 कुछ इस तरीके से प्लस 5, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या एक बहुपदीय फलन है। अच्छा ये होता क्या है, किस तरीके से होता है ये आप बता दो, ठीक है ना। तो बहुपद फलन की हमने 9th में और 10th में दोनों में डेफिनेशन पढ़ रखी है, वही है, ठीक है ना। क्या है, थोड़ा सा मैं गणित की भाषा से कहता हूँ फिर अपनी भाषा पे आते हैं, ठीक है। चलो तो बहुपद फलन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की पावर, ठीक है ना, 1 इंटू एक्स की पावर A0, ढंग से लिख लेता हूँ, A0 प्लस A1 एक्स की पावर 1 प्लस A2 एक्स की पावर 2, इस तरीके से आपका चलता जाता है, प्लस AN बोल सकता हूँ एक्स की पावर n, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ आपका चलता जाता है। अब ये क्या है भैया? यह एक बहुपद फलन का क्या है? डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन भैया? बहुपद फलन वो होता है जिसमें जो आपका क्षय होता है ना, ठीक है ना, कुछ भी x y z कुछ भी, उसकी जो घात होती है ना, जो पावर होती है, जो डिग्री होती है ना, वो क्या होना चाहिए? आपका एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। ज्ञात का होना चाहिए पूर्णांक। वैसे तो 10th में पढ़ेगा, थोड़ा बताओ मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ और इसको हम अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। घात एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक, बिल्कुल भैया इतना समझ में आता है। बस यही आपकी डेफिनेशन है, ज़्यादा आपको पढ़ने का है नहीं इसमें कि घात इसके एक पूर्णांक होनी चाहिए। और इसके एग्जांपल मैंने आपको लिखवा गए हैं, एक दो और लिखवा लेता हूँ, ठीक है ना। ये आपका कुछ पैटर्न होता है, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 7x की पावर 3 प्लस 5, ठीक है। यह आपका एक बहुपद है, बहुपद फलन है। जैसे कि आपको मैंने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x की पावर 1/2 प्लस 7x की पावर 6 प्लस 9 या फिर 7x लिख लो, ठीक है। ये आपका एक बहुपद फलन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी घात है ना, जो इसकी डिग्री है ना, ठीक है ना, बोल सकते हैं पावर, वो क्या एक पूर्णांक नहीं है। कोई भी एक घात इसकी पूर्णांक नहीं हुई तो वो फलन आपका बहुपद फलन नहीं कहलाएगा। समझ गए क्या? हाँ भैया ये बहुपद फलन नहीं है, समझ गए? बिल्कुल भैया। अच्छा अब समझ में आया कि कुछ इस तरीके से होता है, आ गया समझ में, बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये आपका है पहला भाग, बहुत ही सिंपल सा है, अच्छा सा है, आप इसमें काम जो है वो कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं भैया दूसरे फलन की। हाँ थोड़ा सा इतना ही है, थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी मिलेगी, ठीक है, जो कि आपके बुक में है तो आपको पढ़वाना पड़ेगा, बाकी तो इसको 12th में अच्छे से हम फोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं भैया रेशनल फंक्शन की, जिसको हम बोलते हैं परिमेय फलन। अच्छा इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसमें आपको बहुपद फलन आता है तो ये आपका रेशनल फंक्शन भी आपका आ जाएगा, ठीक है, समझे लो भैया, ठीक है। तो रेशनल फलन हम परिमेय फलन की बात करते हैं, परिमेय फलन, ठीक है। अच्छा इसमें होता क्या, किस तरीके से होता है? कोई भी एक फलन, ठीक है ना, कोई भी एक फलन जो कि बहुपद बटे बहुपद के रूप का होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? एक परिमेय फलन कहलाएगा। बस भैया इतना सही है, ठीक है भैया। समझ तो गए हमने, आपने जो कहा है उसको समझ तो गए भैया जी, लेकिन होता कैसा है वो भी आप बता दो। कोई भी ऐसा फलन जो कि बहुपद बटे बहुपद के रूप का होगा उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय फलन कहते हैं। कैसे? जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया गया है, मान लीजिए आपका कोई एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स आपको दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है ना, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपको एक फलन दे दिया गया है। तो यह क्या, देखिए ऊपर वाला भी आपका बहुपद है, बिल्कुल भैया बहुपद हमें देखना आता है। कैसे देखना आता है? बस इसकी घात है ना वो पूर्णांक होनी चाहिए, सभी घात इसकी पूर्णांक है, तो यह आपका बहुपद बटे बहुपद के रूप का है। तो यह आपका क्या हो गया? एक परिमेय फलन हो गया, आपका बोल सकते हैं रेशनल फंक्शन हो गया। समझ में आता है ना, ठीक है। तो इसको हम गणित की डेफिनेशन में लिखते हैं कि कोई भी एक ऐसा फलन, ठीक है, आपको गणित की डेफिनेशन कैसे लिखनी है? माना कि कोई भी फलन एफ एक्स एंड जी एक्स है, ठीक है, कोई दो बहुपद फलन एफ एक्स और जी एक्स है, तब
ठीक है ना, तब एफ एक्स अपॉन जी एक्स को हम क्या कहते हैं, परिमेय फलन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, परिमेय फलन। मतलब आप वही भैया जो बहुपद अपन बहुपद के रूप का होगा ना, उससे हम क्या कहेंगे, उससे भैया हम कहेंगे क्या, आपका परिमेय फलन। ठीक है, एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिए, एक दो और एग्जांपल दे देता, फटाफट नोट्स बनाते जाइए। मैंने आपको बोला है कि थोड़ा सा आपका इन्फॉर्मेटिव पार्ट चल रहा है, यहाँ पर आपको कीड़ा शांत रखने का होगा। बिल्कुल भैया, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझाते रहना, थोड़ा बहुत हमें ज्ञान देते रहना, काम होता जाएगा। ठीक है, चलो, तो आपको जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इज अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक रेशनल फंक्शन है। ठीक है, दूसरा आपको दे दिया गया है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स, ये भी आपका क्या है, एक परिमेय फलन है। बात समझ में आती है कि बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी आपको एक ऐसा दे दिया गया, आपको पूछ लिया जाए कि भैया ये कौन सा फलन है बता दो, तो भैया आप बोल सकते हो कि यह परिमेय फलन है। ठीक है, समझ में आता है, हाँ भैया समझ में आता है। तो साथ ही साथ यार बता दो ना, अब ये भी बता दो कौन सा भैया, कि इरेशनल फंक्शन कौन सा होगा, अपरिमेय फलन कौन सा होगा। अच्छा, अब इसका कंसेप्ट समझा दो। ठीक है, तो इरेशनल फंक्शन को भी हम देख लेते हैं कि अपरिमेय फलन आपका कौन सा होगा। काम सिस्टम में निकाल रहा हूं मैं यार, ठीक है, आप सिस्टम में मत निकालना कि अपरिमेय फलन कौन सा होता है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला कि परिमेय फलन क्या होगा, बहुपद बटे बहुपद के रूप का जो भी फलन होगा वो आपका परिमेय फलन कहलाएगा। तो अपरिमेय फलन कौन सा होगा, कोई भी ऐसा फलन जो बहुपद बटे बहुपद के रूप का ना हो। ठीक है, कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपका बहुपद बटे बहुपद, ठीक है ना, ये वाला जब फॉर्म का होगा ना, तो ये आपका कहलाएगा परिमेय फलन। हाँ, ये तो समझ में आता है, ये तो अभी हमने बात की है। ठीक है, अच्छा, ये अभी हमने बात की है। तो मान लीजिए इसमें से, ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक बहुपद नहीं हुआ। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं हुआ, और नीचे वाला आपका बहुपद है। ठीक है, नीचे वाला आपका बहुपद है, तब क्या हो जाएगा, तब यह आपका क्या बन जाएगा, अपरिमेय फलन। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, अपरिमेय फलन। समझ में आया, हाँ थोड़ा बहुत समझ में आया कि यह अब बन जाएगा अपरिमेय फलन। ठीक है, जैसा कि ऊपर वाला भी हो गया बहुपद, ठीक है ना, ऊपर वाला बहुपद हो गया, बहुपद अपॉन बहुपद है अपॉन बहुपद नहीं है। ठीक है ना, थोड़ी सी हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको बढ़िया ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाए कि बहुपद है अपॉन बहुपद नहीं है। मतलब ऊपर वाला बहुपद हो गया, नीचे वाला बहुपद नहीं हुआ, तो भी वो आपका अपरिमेय फलन हो जाएगा। अच्छा, अब समझ में आया। ठीक है ना, मतलब बहुपद बटे बहुपद के रूप में अगर कोई भी एक बहुपद नहीं हुआ तो वो आपका अपरिमेय फलन कहलाएगा। ठीक है, इसको डेफिनेशन में इस तरीके से लिखा जाता है कि यदि एफ एक्स या जी एक्स, ठीक है, इनमें से कोई एक फलन बहुपद नहीं हुआ तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका अपरिमेय फलन कहलाएगा। बात समझ में आती है। अच्छा, एग्जांपल भी बता दो तो हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे कि आपको बोल दिया गया कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 2। ठीक है, अब ये ऊपर वाला तो आपका बहुपद है। ठीक है, अच्छा, नीचे वाला आपका बहुपद नहीं है। अच्छा, इसका मतलब यह आपका क्या है, अपरिमेय फलन है। अच्छा, अब हम समझे कि यह आपका अपरिमेय फलन है और क्यों है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि जैसे कि मान लो आपको x की पावर 1/2 प्लस 7x की पावर 7/2 प्लस 5 दे दिया गया है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 दे दिया गया है। तो यह आपका बहुपद नहीं है, ठीक है, न है, और ये आपका बहुपद है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब यह भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, अपरिमेय फलन। ठीक है ना, तो परिमेय और अपरिमेय फलन कौन कौन से होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भैया, अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो कि है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अच्छा, ये क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं तत्समक। ठीक है ना, तत्समक फंक्शन, इसको सेल्फिश फलन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल्फिश फलन। अरे भैया, आपने हमारी याद कैसे दिलवा दी। हाँ तो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं तत्समक फलन। ठीक है, आप कोई सेल्फिश ना हो, बुरा मत मानना, आप तो बहुत ही दिलदार आदमी हो। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, अच्छा, तो भैया आप आपकी याद दिलवा रहे थे। हाँ, मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी, अच्छा, स्पेलिंग क्या है इसकी, आइडेंटिटी, ठीक है, इसको आइडेंटिटी बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, कुछ किस तरीके से होता है ये भी आप समझा दो। इसको सबसे पहले बोलते हैं तत्समक फलन। अच्छा, तत्समक फलन के अलावा इसको कुछ इस तरीके से भी बोला जाता है कि यह आपका क्या, सेल्फिश, ठीक है, सेल्फिश फंक्शन है। अच्छा, सेल्फिश फंक्शन, ठीक है, सेल्फिश फंक्शन मतलब सेल्फिश को हिंदी में क्या बोलते हैं,
सेल्फिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वार्थी फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, कुछ नहीं होता है, इसको समझिए। ऐसा फलन जिसमें आप जो मान रखे हुए हो ना वही मान आपको मिल रहा है, जो मान रखे हुए हो वही मान आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप यह सोच पा रहे हो कि जो मान हमें मिल रहा है वही जो मान हम रख रहे हैं वही मान हमें मिल रहा है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो मान हम रखते हैं उसको कहते हैं प्रांत और जो मान हमें मिलता है उसको बोलते हैं परिसर। समझे क्या? हाँ, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन में आपका प्रांत और परिसर समान होगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि आइडेंटिटी फंक्शन में प्रांत और परिसर समान होता है क्या, बिल्कुल होता है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दे दिया गया एफ एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आप क्या लिखोगे, ऐसा फलन जिसमें जो मान रखते हैं वही हमें मिलता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख लूँ, क्या जो रखोगे, जो मान रखते हैं, ठीक है, वही हमें मिलता है। भैया आप इस तरीके से भाषा लिखाते हो ना जिससे हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। बस यही काम है समझने का। ठीक है, किसी को बताने का नहीं है कि अच्छा हमने ऐसा लिखा है, बस आपको तो सॉल्व करना है ना यार। ठीक है, तो जो मान हम रखते हैं वही मान हमें मिलता है। क्या मिलता है, मान। ठीक है ना, सम्मान मिलता है, हमें मिलता है। ठीक है, किसमें, आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन में, सेल्फिश फलन में। जैसे कि एफ एक्स, एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा सा है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू 1 रख लिया, तो y आपको एफ एक्स, अच्छा एफ एक्स को हम y भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जब फलन को फील करना, फलन को सोचना, फलन को आपको विजुअलाइज करना, वहाँ पे बताया था कि एफ एक्स को आप y भी रख सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं रखना चाहो तो एफ ऑफ 1 लिख लो, तो एफ ऑफ 1 आपको कितना मिल रहा है, 1। ठीक है, अगर आपने x2 रख लिया तो आपको एफ ऑफ 2 कितना मिल रहा है, भैया एफ ऑफ 2 मिल रहा है। अच्छा, आपने x रख लिया 3, तो एफ ऑफ 3 आपको कितना मिल रहा है, 3। ठीक है, इसी तरीके से आपने x रख लिया -1, तो एफ ऑफ आपका -1 कितना मिल रहा है। ठीक है ना भैया, -1, x की जगह -1 रख लो ना, -1 मिल जाएगा, बिल्कुल भैया। अच्छा, x आपने अगर रख लिया 0, बस कब, अब तो भैया कितना लिखवाओगे, तो एफ ऑफ x हमें मिल गया, एफ ऑफ 0 हमें मिल गया 0। क्या समझ में आता है? मतलब हम जो मान अंदर डाल रहे हैं वही मान बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जो मान हम अंदर रखते हैं, जो मान हम रखते हैं x का मान, उससे हम कहते हैं प्रांत, और जो मान हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं परिसर। तो यहाँ पर तत्समक फलन में प्रांत बराबर परिसर होता है। ठीक है ना, प्रांत परिसर के बराबर होता है। क्या आप ये समझ सकते हो, बोल सकते हो बिल्कुल भैया ये हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा ये बात समझ में आती है, बिल्कुल भैया अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, अब आपको बोला जाता है कि इसका आप ग्राफ बनाइए। इसका बोला जाता है कि ग्राफ, सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएं, कोई भी ग्राफ है ना, ठीक है ना, आपको यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ देखने को मिलेंगे। उसके ग्राफ कैसे बनाते हैं वैसे तो आपके बुक में दे रखा है कैसे बनाना, लेकिन हम तो ये अच्छे से समझेंगे पहली बात। ठीक है, और जो भी ग्राफ हम बना लिए हैं उनको याद रखना है। ठीक है ना, और याद कैसे रखना है, पहले तो आप अच्छे से ढंग से देख लो, उसके बाद सभी ग्राफ एक बार बना के ना, जहाँ बैठते हो, कहीं पर भी जहाँ आपकी निगाहें डाली जाती है, ठीक है, चाहे वो सामने वाली खिड़की हो तो वहाँ पर आप लगा दीजिए। समझ गए होंगे आप। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, समझ गए हैं, हमें करना है ग्राफों को याद। ठीक है, इसका हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, क्या बनाते हैं भैया, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बना ले, क्या बिल्कुल ग्राफ बना ले। अच्छा, आपको बोल दिया कि आइडेंटिटी फंक्शन है उसका प्रांत और परिसर निकालिए, तो जो आप प्रांत रखते हो वही आपको परिसर मिलता है। पहली बात तो जो उसका प्रांत होगा वही उसका परिसर होगा। दूसरी बात ये है, ठीक है, अच्छा प्रांत क्या होगा भैया, प्रांत ये होता है कि हम उसमें x का कौन कौन से मान रख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा x है, इसका प्रांत हमने कल के वीडियो में निकाल रखा है। क्या होता है भैया, x का मान कोई भी रख लो ना, कोई पाबंदी है ही नहीं। तो यहाँ पर इसका प्रांत कितना आ गया भैया, प्रांत इसका आ रहा है r, तो परिसर भी कितना आ जाएगा r। ठीक है ना, कल के वीडियो में हमने प्रांत निकालना सीख लिया है और इसका प्रांत निकाला भी था, तो ये आपका हो गया r। समझ में आ गया, बिल्कुल भैया। ठीक है, तो अब हम बना लेते हैं ग्राफ बहुत ही अच्छे से। ग्राफ बनाना है ना, ठीक है ना, तो हमें एक काम करना है, हमें वापस जाना है 9th और 10th में। अच्छा 9th 10th में हम कैसे जाए, अपने दिमाग से। ठीक है, 9th 10th में जाओ और इस सारणी को याद करो। कौन सी सारणी भैया, ये कौन सी सारणी, आप किस सारणी की बात कर रहे हो, मैं आपके लिए इस सारणी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, कौन सी सारणी अभी तक समझ में नहीं है, अभी समझ में आ गया होगा। ये x और ये y, x का जो मान हम रखते थे वो हमें y का मान मिलता था, उसको लिखते थे और उसके बाद हम पॉइंट ढूंढते थे और पॉइंट ढूंढकर हम यहाँ पर लाइन बनाते थे। क्या आपको पता है, बिल्कुल। तो x का मान यहाँ पर 1 रख लो तो हमें y कितना मिल रहा है, 1। x का मान 1 रखने पर y 1, x का मान 2 रखने पर y 2, x का मान 0 रखने पर y 0, x का मान -1 रखने पर y -1, x का मान -2 रखने पर y का मान -2 और x का मान 3 रखने पर y का मान भी 3। ठीक है, तो यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। चलो हम, ये आपका 0 है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका -1, ये आपका -2 और ये आपका -3। ठीक है, ये आपका x एक्सेस बोल सकते हैं, -x,
ये आपका प्लस एक्स, ये आपका वाई प्लस वाई, ठीक है। ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, ठीक है। 1 2 और 3, ठीक है। स्टार्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद तो आप आराम से बना दोगे, ठीक है। अब देखिए 1 रखने पर हमें मिला 1, 2 रखने पर हमें मिला 2, -1 रखने पर हमें मिला, ये माइनस का है, ठीक है। -1 रखने पर हमें मिला -1, -2 रखने पर -2, -3 रखने पर -3। तो यहाँ से भैया जब आप देखोगे ना, शायद सीधी लाइन यहाँ पर न बने, लेकिन हमें सीधी लाइन मिलती है। कौन सी लाइन मिलती है? बिल्कुल सीधी। तो आप याद रखोगे बिल्कुल भैया, जब भी तत्समक फलन की बात होगी तो उसका ग्राफ कैसे मिलता है हमें? इस तरीके से सीधी रेखा मिलता है, सीधा एकदम लाइन मिलती है जो कि मूल बिंदु से जाती है। समझ में आता है? बिल्कुल भैया, कोई इसमें डाउट है ही नहीं। तो ये ग्राफ हमें याद करने का है अच्छे से, ठीक है ना। कहाँ चिपकाना है? सामने वाली दीवार पर, खिड़की पर नहीं, ठीक है ना। तो समझ गए हैं भैया, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस कांस्टेंट फंक्शन की, उसके बाद हमारा काम जो है ना बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और फिर आज के इस वीडियो में इतना ही, आज के इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा सा कौन सा पार्ट था भैया? आज थोड़ा सा हमारे याद करने वाला पार्ट था, थोड़ा सा ऐसा पार्ट था कि अब हम और नहीं बैठ सकते, हमारा अंत हो गया है, ठीक है। तो हम इतने ही रखते हैं। कल हम बात करेंगे मॉड फलन की, ठीक है ना। हम मॉड्यूलस फलन की बात करेंगे जिसको मापांक फलन कहते हैं। और यह मापांक फलन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए, मेंस के लिए, बोर्ड के लिए, सभी के लिए, ठीक है। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट फलन की। अब भैया कांस्टेंट फलन, ठीक है। अच्छा, अब आप कुछ बोल रहे थे भैया? हाँ, मैं बोल रहा था कि कांस्टेंट फलन को, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसको हम संजय भैया की भाषा में डीट फलन भी कहते हैं। कौन सा फलन? डीट फलन। ये भी कौन सा फलन होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसका नाम रख लो, स्थिर फलन। अच्छा, डीट फलन क्यों कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये डीट फलन कई किताब में है नहीं, कहीं नहीं है, बस आपको समझना कि इसको डीट फलन क्यों कहते हैं, ठीक है। इसमें कांस्टेंट फलन क्या होता है कि आप यहाँ पर x का मान कोई भी रख लो, y का मान हमेशा हमें एक संख्या ही मिलेगा जो होगा, y का मान हमेशा स्थिर होगा, ठीक है। तो x का कोई भी मान रखने पर मैं लिख सकता हूँ, x का कोई भी मान रखने पर हमें हमेशा y का मान एक स्थिर संख्या, ठीक है ना, एक नियत संख्या ही मिलती है। मैं लिख लूँ, नियत संख्या ही मिलती है, ठीक है। इससे भी हमें इस बात को कुछ समझ में नहीं आया, नियत संख्या मिलती है, ठीक है। अच्छे से समझाता हूँ, मिलती है, ठीक है। नियत संख्या कैसे मिलती है? जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दिया गया, ठीक है ना। अब इसको डीट क्यों कहते हैं? देखिए, आपको fx एग्जाम्पल दे दिया गया है। मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू दे दिए, मान लीजिए 9, ठीक है ना। अब यहाँ पर x का आप कुछ भी मान रख कर देख लीजिए, x का मान 0 रख लिया, x का मान 1 रख लिया, x का मान आपने 2 रख लिया, x का मान -1 रख लिया, x का मान आपने रख लिया -2, x का मान आपने रख लिया 999, ठीक है। अब यहाँ पर y के मान क्या क्या मिलते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। अब देख लो यार क्या क्या मिलता है, देख लो, आप खुद ही देख लो ना। अब यहाँ पर x कहीं है ही नहीं, यहाँ पर कहीं x है ही नहीं, तो हम x का मान कहाँ पर रखेंगे? रख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो x का मान 0 रखो तो भी हमें y का मान 9 ही मिलेगा, x का मान 1 रखा तो भी 9, 2 रखा तो भी 9, -1 रखा तो भी 9, -2 रखा तो भी 9 और 999 रखा तो भी 9 ही मिल रहा है। अच्छा भैया, अब हम समझे कि इस फलन में, कांस्टेंट फलन में, स्थिर फंक्शन बोल सकते हैं, स्थिर फलन में x का मान हम कुछ भी रख लिए, y का मान हमेशा हमें एक नियत संख्या ही मिलती है। अच्छा, इसलिए हम इसको कांस्टेंट नियत फंक्शन ही कहते हैं। अच्छा, तो आप डीट फंक्शन क्यों कहते हो? क्योंकि डीट जो होता है ना, उसको कितना भी बोल लो यार, कितना भी बोल लो, कितने भी कुछ भी कह दो, वो हमेशा उसका जो काम है ना वही करता रहेगा, ठीक है। उसका जो करना है वही करता रहेगा अपने मन की, ठीक है ना। तो हम उसको डीट ही कहते हैं, ठीक। इसी तरीके से मैं कोई भी मान रख लो यार, कोई भी मान रख लो, हमेशा y का मान हमें एक स्थिर नियत संख्या ही मिलती है, कोई कभी चेंज होता ही नहीं। इसलिए हम इसको हमारी भाषा में क्या कहता है? डीट फंक्शन, ठीक है। कोई भी किसी भी कोई दुनिया नहीं कहती है, ये हम ही कहते हैं, आपका संजय भैया ही कहता है, ठीक है। अच्छा, अब हम समझे हैं। अब यहाँ से यार आप सोचिए, हम ग्राफ बनाने वाले हैं, इतना समझ में आता है, ठीक है ना। तो हम इसको मैथ की डेफिनेशन से थोड़ा देखने गए, तो मैथ की डेफिनेशन से देखा तो कांस्टेंट फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू k होता है, जहाँ पर k हमेशा नियत होता है, ठीक है ना। k एक आपकी नियत संख्या है, नियत राशि है, ठीक है ना। नियत राशि, नियत संख्या बोल सकते हो, राशि नहीं, राशि फिजिक्स में अच्छा लगता है, नियत संख्या बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, मतलब आपका यह एक कांस्टेंट फंक्शन है जहाँ पर आप x के मान कोई भी रख लो, हमेशा आपको y हमेशा आपको नियत संख्या ही मिलेगी। तो अब हम बना लेते हैं ग्राफ।
भैया ग्राफ याद रखना है क्या? बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। उससे पहले आप बता लो यार प्रांत, प्रांत बता लो यार, फटाफट बता लो, मजा आ जाएगा प्रांत का। भैया आप एक्स का मान कोई भी रख लो ना, किसने पाबंदी बोली? एक्स का मान कोई भी रख लो, किसी ने मना नहीं बोला हमें, किसी ने मना नहीं बोला। मतलब एक्स का मान हमेशा आर होगा, मतलब हमेशा प्रांत इसका आर होगा, कुछ भी रख सकते हैं। आपको फीलिंग आनी चाहिए यार कि प्रांत जब भी हमें बोला जाए ना, सीधा हमारे दिमाग में यही हिट होना चाहिए कि हम एक्स का मान क्या क्या रख सकते हैं, बाकी कोई हिट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भैया इसका परिसर। साफ साफ समझ में आ रहा है, परिसर मतलब वाई का मान, ठीक है। अच्छा, परिसर मतलब वाई का मान, मतलब यहाँ पर वाई कितना होगा? के होगा, सिंपल सी भाषा में नियत होगा, ठीक है ना। क्या होगा? नियत होगा, जो यहाँ पर दे रखा होगा ना। जैसे कि यहाँ पर आपका परिसर बोल दिया जाए तो क्या बोलोगे? 9, ठीक है। यहाँ पर बोले जाओगे तो क्या बोलोगे? के बोलोगे। सिंपल सी बात समझ में आती है, बिल्कुल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफ की, ठीक है। अगर आपको देखना नहीं आए ग्राफ तो आप वापस काम कर सकते हो, 10वीं में जा सकते हो, और 10वीं में जाकर आप वापस इस तरीके से कुछ बना लीजिए। बना लिया भैया हमने, ये बना लिया, देखो बना लिया, देखो, ठीक है। तो ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। x का मान 1 रखा, भले 2 रखा, भले 0 रखा, भले -1 रखा, -2 रखा, हमेशा आपको मिला है k। क्या मिला है? के ही मिल रहा है, ठीक है ना, मिल रहा है ना के, ठीक है। तो आप x का मान रख लो। x का मान जैसे कि आपने 1 रखा, फिर आपने 2 रखा, फिर आपने 3 रखा, फिर आपने -1 रखा, फिर -2 रखा, ठीक है। y का मान हमेशा के मिल रहा था। मान लीजिए यहाँ पर कहीं ना कहीं y है, ठीक है, यहाँ पर के मिल रहा था। 1 रखने पर भी के, 2 रखने पर भी के, 3 रखने पर भी के, -1 रखने पर भी के, और -2 रखने पर भी के। तो कैसे आ रही भैया? x अक्ष के समांतर एक और सीधी रेखा हमें मिलती है। कैसे मिलती है? x अक्ष के समांतर हमें एक सीधी रेखा मिलती है, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा समझ सकते हो। तो यार हम संख्या रेखा जब भी बनाते हैं तो संख्या रेखा बेसिकली क्या होता है? x होता है, ठीक है ना। क्या होता है? x, ठीक है। और ये पूरी आपकी x आ रही है, तो हम बोल सकते हैं इस ग्राफ को देखकर भी कि यहाँ पर डोमेन जो प्रांत होगा वो हमेशा r होगा, और आपका जो फलन होगा, जो आपका इसका रेंज होगी, वो हमेशा k होगी। तो ये आपका है 0, k, ठीक है। तो ये आपका किसका ग्राफ होगा भैया? ये आपका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया है। तो इस तरीके से आज का यह पूरा कार्यक्रम खत्म होता है, और आज हमने इन 500 फंक्शनों को पढ़ लिया है, ठीक है। साथ ही साथ किताब के सवाल पूछे थे उनको भी सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने प्रांत निकाला, ठीक है। अब कल के वीडियो में पूरे वीडियो में क्या करेगा? कल का पूरा वीडियो इस मॉड्यूलर फंक्शन मापांक फंक्शन को हम कुर्बान कर देंगे। पूरा मापांक फंक्शन बोल सकता हूँ कि वैसे तो आपके 2-3 लेक्चर का है, लेकिन हम यार एक लेक्चर में इसको समराइज करने की, पूरा 1 घंटे का लगभग लेक्चर होगा, तो उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यार कल स्पेशल वीडियो है, अच्छे से देखना, और आज का वीडियो भी बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही साथ अच्छा लगा है तो लाइक तो जरूर ठोक देना, ठीक है। थैंक यू।